कोई आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। देख लो, आपके लिए वेट करवा रखी थी सबने। वैसे सर इसकी जरूरत नहीं मुझे लगता है। हाँ ये ज़्यादा मैं तो वैसे कर लूँ, करेक्ट कर रहा जी। ये थोड़ा सा ना इको आ रही है। इसको हटा ही दो। तो बंद है। पहले तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये त्योहार आप सबके घर में खुशियाँ और समृद्धि लाने का काम करे। इस दीपावली पे दो ऐतिहासिक कदम लिए गए, जहाँ एक और पर 75% एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स प्रदेश में भाई दूज के दिन लागू हुआ, वहीं दूसरी ओर पर हरियाणा प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए की कटौती करी। आज जहाँ एक और पर युवा को रोजगार देना हमारी सरकार का प्रथम लक्ष्य है, वहीं इस महंगाई के अंदर 12 रुपए की पेट्रोल और डीजल पर कटौती एक बहुत बड़ी निजात दिवाली के पावन पर्व पर आई है। 75% एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स प्रदेश के मेरे युवा बहन भाइयों के लिए एक लैंडमार्क आने वाले समय में साबित हो। एक्ट इन फोर्स है। तमाम अब जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं, पार्टनरशिप कंपनीज हैं, जितनी हमारे यहाँ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज हैं, इस एक्ट के माध्यम से तमाम लोगों को अब हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम जो हमारा हम पोर्टल है उसके ऊपर 15 जनवरी तक अपनी तमाम एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा। जब हमने हम पोर्टल बनाया था उस दिन से लेकर आज तक 16,000 के आसपास कंपनीज ने अपना डिटेल हम पोर्टल पर अपलोड करी है। इंडस्ट्री का भी हमारा सर्वे 4 बड़े शहरों के अंदर चल रहा है, इसको भी हम धीरे धीरे पूरे प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे। और साथ में अब एक ट्रस्ट के साथ, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर HUM पे रजिस्ट्रेशन साथ की साथ करंट एम्प्लॉयमेंट की और इन फ्यूचर जो नए अवसर आएंगे उसकी भी हम अपलोड करवाने का काम करेंगे। कई साथियों के कंफ्यूजन थी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि लगातार इंडस्ट्री के साथ स्टेट लेवल पर भी नेशनल लेवल पर भी हमने चर्चा करी और चर्चा करने के बाद 2 निर्णय लिए गए। पहला कि कोई नया स्टार्टअप है जो हमारे प्रदेश में लगेगा, उसके लिए 2 साल की एग्जेम्पशन इस एक्ट में हम देने का काम करेंगे कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। कोई भी IT कंपनी नई लगेगी उसको भी एग्जेम्पशन का लाभ मिलेगा। उसके साथ हमारे जो सीमा 50,000 की थी, निरंतर इंडस्ट्री से भी और गवर्नमेंट के भी जो टेक्निकल जॉब थे, जैसे जूनियर इंजीनियर का जॉब है, वो टेक्निकल जॉब के तौर पर माना जाता है, उसको देखते हुए, उसके पे ग्रेड को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इस एक्ट की इन्फोर्समेंट के साथ साथ उस 50,000 की सैलरी सीमा को घटाकर 30,000 रुपये किया जाएगा।
कई लोगों के ये डर है कि इसके अंदर ऑफिसर मॉनिटरिंग कौन करेगा। एक्ट में क्लियरली मार्क्ड है कि इस एक्ट के अंदर जो भी इंडस्ट्री आएगी उसकी मॉनिटरिंग क्लास 1 अफसर से ऊपर का और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर इसकी अथॉरिटी होगी। और अगर डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर के विरुद्ध किसी ने भी अपील करनी है तो स्टेट लेवल पर लेबल कमिश्नर इसकी रिव्यूइंग अथॉरिटी होगी। एक्ट में क्लैरिफाई किया गया है कि कोई भी ऐसी अपील है, कोई भी किसी इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि ऑर्डर एडवर्स है, तो 15 दिन के अंदर अंदर रिव्यूइंग अथॉरिटी को अपना फैसला इस एक्ट के अंदर देना पड़ेगा। कमिश्नर, रेंज कमिश्नर के पास, लेबर कमिश्नर, स्टेट लेवल। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस एक्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को रजिस्टर करता है और रजिस्टर करने के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट उस स्किल लेवल की हम नहीं दे सकते, तो बड़ा क्लियरली डिमार्केटेड है कि 1 साल तक की एग्जेम्पशन टेक्निकल और स्किल्ड जॉब के लिए डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर के अप्रूवल के साथ साथ दे सकता है। कोई भी ऐसी एग्जेम्पशन दी जाएगी वो एग्जेम्पशन 1 साल तक के लिए वैलिड होगी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ कि कोई भी छोटा रोजगार है वो इस एक्ट के अंदर एग्जेम्प्टेड है। कृषि से जुड़े जितने कार्य हैं वो इस एक्ट के अंदर एग्जेम्प्टेड है। और समय समय पर जब भी कोई इस तरह की ऑब्जेक्शंस आएंगी उसको हम टाइम टू टाइम क्लैरिफाई करते रहें। डेजिग्नेटेड टीम इसकी मॉनिटरिंग की बनाई जाएगी जो डे टू डे मॉनिटरिंग करके किसी भी एम्प्लॉयर के लिए अगर कहीं कोई दुविधा आती है, कोई अड़चन आती है, तो समय समय पर उसको क्लैरिफाई करने का काम करे। साथ में जहाँ एम्प्लॉयज की बात है, निरंतर स्किल विभाग, रोजगार विभाग, हायर एजुकेशन और जितने हमारे ITIs, पॉलिटेक्निक्स हैं, इनको अब डे टू डे कोलैबोरेशन के साथ हम अपग्रेड करने का काम करेंगे, जिससे जो प्रदेश में स्किल सेट है उसको भी टाइमली हम और इम्प्रूव कर पाए और एक्सेल करा पाए कि क्वालिटी एम्प्लॉयर को क्वालिटी एम्प्लॉय समय समय पर हम प्रदेश में दे पाए। कई लोगों के लिए ये सवाल भी था जिसको हमने कई बार पहले भी क्लैरिफाई किया है कि लोकल एम्प्लॉय किसको कहा जाएगा। पिछले महीनों में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में जो भी व्यक्ति 5 साल से ज्यादा से रह रहा है उसका हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल बनेगा और वो तमाम लोग इसके अंदर कवर होंगे, जिससे जो लोग हमारे यहाँ पर आए हैं, रह रहे हैं, उनको भी 5 साल के बाद बराबर हिस्सेदारी इसके अंदर मिलेगी। कई लोगों के ये डर है कि जी हमारा रोजगार छिन जाएगा। इस एक्ट में क्लियर प्रोविजन है कि एम्प्लॉयर द्वारा हम पोर्टल पर जिसको भी एम्प्लॉय दिखाया गया है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे वो परमानेंट हो, अगर उसको वो रिटेन करता है तो वो उसकी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट के तौर पर ही गिना जाएगा, ना कि नई एम्प्लॉयमेंट के तौर। अगर हरियाणा के किसी प्लांट से दूसरे प्लांट में कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर होता है तो वो भी इस एक्ट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के तौर पर काउंट होगा। मैं एक चीज विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि निरंतर जितने हमारे बड़े चेंबर्स हैं, फेडरेशंस हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। जितनी इंडस्ट्रीज है डिस्ट्रिक्ट वाइज उनसे भी चर्चा हुई है और उन सब से चर्चा के बाद हमने एक्ट को विधानसभा में ले जाने का काम किया था।
और एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जहां उनके और संशय थे उसको भी हमने समय के साथ हटाने का काम किया है। और निरंतर हमारा प्रयास है कि हम बड़े तरीके से हमारे जो युवा पढ़े लिखे बहन और भाई प्रदेश के हैं मेरे, उनके हाथ में सक्षम अच्छा रोजगार देने का काम करें। साथ में अब हम आने वाले दिनों में एमएसएमई के लिए एक योजना लेकर आएंगे जहां ब्लॉक लेवल पर छोटे एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क हम लगाएं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्शन भी बढ़े, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी हो और हरियाणा की चीज को हम हरियाणा से बाहर भेजने का मौका दें। हमने अफ्रीका के 14 देशों के साथ पहला देश का स्टेट टू कंट्रीज कॉन्क्लेव किया और कामयाब रहा, जहां अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट के कई देशों ने ये चाह दिखाई है कि हरियाणा के लोग वहाँ कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें और ये अवसर मिले हमारे प्रदेश के लोगों का कि वो दूसरे देशों में भी जाकर रोजगार के संसाधन बनाने का काम करें। एक, क्योंकि प्रोक्योरमेंट साथ की साथ चल रही है, हमने दिवाली से लेकर कल तक प्रोक्योरमेंट को रोक लगाई थी। पिछले वर्ष 2 नवंबर तक हमारे प्रदेश में 50,30,000 मेट्रिक टन पैडी की प्रोक्योरमेंट हुई। हमने इस साल मंडी व्यवस्था भी, किसान को बुलाने की व्यवस्था भी साथ की साथ और बेहतरीन बनाने का काम किया और उसका नतीजा है कि पिछले साल से भी 1.25 लाख मेट्रिक टन ज्यादा 51,50,000 मेट्रिक टन 2 नवंबर तक हमारे पास आई। हमने सारे डिप्टी कमिश्नर से रिकॉर्ड मंगवाया है। आज से प्रोक्योरमेंट दोबारा शुरू होगी और हमारा टारगेट है कि 15 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के तमाम जो हमारे 16 जिले जहां पैडी की प्रोक्योरमेंट होती है उसके अंदर हम किसान के एक एक दाने को प्रोक्योर कर उसकी भी पूरी भरपाई पैसे की उसके खाते में कर दे। मैं आपके साथ साझा करता हूं कि हमारी एजेंसीज ने अब तक 8,900 करोड़ रुपया पैडी का किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का काम किया है और साथ में भावांतर भरपाई योजना में जो इस बार किसानों को हमने 600 रुपए प्रति कुंटल बाजरे के देने का काम किया। लगभग तमाम किसानों के खाते में डीबीटी कर 394 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का काम किया है। और ये पहली बार हुआ है कि किसान का अगर आई फॉर्म 3 बजे के पहले कटा तो 5 बजे तक उसके खाते में भी हमने पैसा पहुंचवाने का काम किया और प्रदेश भर के अंदर इसका बेहद लाभ हमारे फार्मर्स को मिला है। इस वर्ष बेमौसम बारिश के कारण कई जगहों पर फसलों का नुकसान हुआ है और पिछले दिनों भी जो अन सीजन रेनफॉल हुई उससे सरसों की भी जहां बिजाई हुई उसके अंदर भी नुकसान हुआ। प्रदेश में 2015 में मुआवजा राशि का रिव्यू किया गया था, जहां पहले मुआवजा 3500 रुपये था और 4,000 रुपये था। पैडी का, वीट का, कॉटन का, शुगर केन का तो 4,000 था और सारी क्रॉप्स का 3500 था। इसको 2015 में रिवाइज किया गया और 3 कैटेगरीज के अंदर बनाया गया, 25 से 50, 50 से 75 और 75% से ज़्यादा नुकसान। और हाईएस्ट राशि जो मिलती थी वो पैडी, कॉटन, शुगर केन की 12,000 थी और सरसों, बाजरा, अदर क्रॉप्स की 10,000 रुपये प्रति एकड़ थी। निरंतर फील्ड के अंदर भी किसानों की मांग है कि इस राशि को बढ़ाया जाए और इसके लिए आज हम 3 सदस्यीय कमेटी दोबारा बनाएंगे। एमएसपी को देखते हुए, किसान की लागत को देखते हुए और प्रदेशों में कहां-कहां
हमारे से अगर कोई मैचिंग है उसको देखते हुए मुआवजा राशि को चाहे हमें 15,000 16,000 जितना भी बढ़ाना पड़े, अगर किसी किसान की फसल को नुकसान होता है तो इसको विद इन अ वीक्स टाइम हम इंक्रीज कर जो अब फसलों के नुकसान हुआ है उसका लाभ किसान को देने का पूरी तौर पर काम करेंगे। हमारा तो ये प्रयास है कि कृषि क्षेत्र में जितने हमारे किसान भाई काम करते हैं उनकी फसल की लागत जल्द से जल्द मंडी में उनकी फसल आने के बाद उनके खाते में पहुंचाई जाए कि वो अगली फसल के लिए जो बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है, वो समय पर अपनी खरीद कर अपनी बिजाई को शुरू कर पाए कि जो हमारी एग्रीकल्चर जीडीपी है प्रदेश के अंदर वो इम्पैक्ट ना हो, वो इंक्रीज हो। अब कोई आपके सवाल? जो आपका जो तमाम हडल्स के बाद ये कानून पास हुआ है, 1 साल का टारगेट क्या लेके चल रहे हैं? आप लोगों ने भी कोई रिसर्च की होगी, कितनी नौकरियां हैं और सीधा डायरेक्ट बेनिफिट हरियाणा वासियों को 2022 तक मिल सकता है? मैं तो इतना बोल सकता हूं कि हमारा टारगेट ये है कि अगर प्रदेश के अंदर 10 लाख नए रोजगार आते हैं तो 7,50,000 रोजगार जो हमारे 30,000 की सैलरी से नीचे के हैं वो प्रदेश के लोकल कैंडिडेट्स को मिले। टारगेट यही है कि कोई भी रोजगार नया आएगा उसमें 3/4 जो हिस्सेदारी है वो हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित युवा लड़कों और लड़कियों को मिले। सर इंडस्ट्री के लिए कब तक डिसाइड कर लेंगे? आपने कहा सर्वे चल रहा है, लेकिन कितना टाइम लगेगा? नहीं, इंडस्ट्री को खुद रजिस्टर करना पड़ेगा। पैरेलली हमारा भी सर्वे चल रहा है कि कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज प्रदेश में है। जैसे फरीदाबाद का सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर कई ऐसी इंडस्ट्रीज सामने आई जो आज तक कभी रजिस्टर्ड ही नहीं थी, मगर हमने रजिस्टर करवाने का काम किया। अभी यमुनानगर का सर्वे चल रहा है, अभी रोहतक का सर्वे चल रहा है और अम्बाड़ा का सर्वे चल रहा है। और हमारा प्रयास है गुड़गांव के साथ मानेसर, आज हमारा बावल रेवाड़ी का क्षेत्र, आज झज्जर, आज पानीपत, सोनीपत, ये इंडस्ट्रियल हब बन चुके हैं। इनका भी जल्द से जल्द हम सर्वे कराएं। मगर हम पोर्टल 1 वर्ष पहले पूरे प्रदेश की तमाम इंडस्ट्री के लिए हमने खोल दिया था और उसके अंदर भी इंडिपेंडेंटली 16,000 से ऊपर इंडस्ट्री ने अपने आप को रजिस्टर कराने का काम किया। दुष्यंत जी, आपने कई बदलाव किए। एक ये जिला वाइज क्या रहेगा? पहले आपने कहा था कि एक जिले से 10 जो कर्मचारी हैं वही रखे जा सकेंगे, और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, जो आय सीमा आपने घटा दी 50 से 30,000, इससे तो फिर बहुत सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी वो चले जाएंगे, क्योंकि ये तो पहली चीज, किसी एम्प्लॉयर के ऊपर ये दबाव नहीं है कि आपने एक जिले के ही सारे 75% एम्प्लॉयज लेने हैं। हमने एम्प्लॉयर पे छोड़ा है कि अगर वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहे तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अगर युवा ज्यादा अप्लाई करते हैं तो वो उनको 10% पे अपनी इच्छा से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। कम से कम 10% तो लेना ही पड़ेगा अगर एप्लीकेंट्स हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि 75 नहीं 100% ही लोकल एम्प्लॉयमेंट बनती रहे। हम अपने युवा साथियों को उस लेवल पर स्किल कर पाए कि वो जाकर प्रत्येक रोजगार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर पाए। मगर पिछले वर्षों में एक ऐसी ग्लास सीलिंग हमने देखी है, चाहे वो हीरो होंडा के अंदर 2008 में जो तोड़फोड़ हुई थी, चाहे मारुति के अंदर 2009 में जो घटना हुई थी, कि बड़ी कंपनीज ने धीरे धीरे कर एक ग्लास सीलिंग अंग्रेजी में कहते हैं, पर्दा लगा दिया था कि एप्लीकेंट कुछ भी लेकर, किसी क्वालिफिकेशन को भी लेकर आए, अगर वो लोकल था तो कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंध था। इससे वो अपॉर्चुनिटी पढ़े लिखे युवा को मिलेगी कि वो जाकर अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर पाए। सैलरी सीमा, क्योंकि टेक्निकल जॉब हरियाणा प्रदेश के जूनियर इंजीनियर का जो है वो 31,000 उसकी ग्रॉस सैलरी है अगर वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय होता है। आज की मार्केट डिमांड को देखते हुए हमने उससे भी और बड़ी जितनी हमारे इंडस्ट्री है उनसे भी, एमएसएमई से भी चर्चा करते हुए ये किया कि टेक्निकल जॉब्स क्योंकि एक स्पेसिफिक स्किल सेट का है, उसको ओवरऑल एग्जाम्पशन देने की बजाय हम अपने बेसिक पे स्ट्रक्चर को 30,000 पर लेकर आए कि एटलीस्ट जो नॉन टेक्निकल जॉब्स जैसे आपके क्लर्क का है, स्टेनोग्राफर का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है,
हर इस प्रकार के जॉब में हम अपने कैंडिडेट्स को 3/4 एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी दिलवाएंगे। दुष्यंत जी 3 सदस्यीय कमेटी जो का गठन कर रहे हैं आप, उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे? हमारे FCRs होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिपोर्ट को रिव्यू करके अपना। सर मिनिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है? लेबर कमिश्नर को तो 15 दिन में देना ही है रिव्यू, लेकिन एक्ट कानून के अनुसार 45 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर कोई भी अपील डालता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी उस पर निर्णय हो। 30 डेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उसके ऊपर 15 दिन स्टेट लेवल पर, कि अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट होती है, 4 लोग लगे और 2 ही लोकल लिए गए, 3rd क्वालिफाइड था, अगर वो अपील करता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल पर 45 दिन में इसका निपटारा। एक सर अलग सवाल है सर, वैट को लेकर के क्लियर, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला काफी ट्वीट कर रहे हैं, इतना घटा दिया उतना घटा दिया, कितना हरियाणा ने कितना घटा? सुरजेवाला जी शब्दावली बड़ी अच्छी यूज करते हैं, मगर भूल जाते हैं कि घटाया बढ़ाया हरियाणा प्रदेश में परसेंटेज पे वैट चलता है, और ओवरऑल जब टैक्स डिडक्शन होती है और केंद्र 5 और 10 रुपए करता है, वो 12 रुपए पहुंचता है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि उसका इम्पैक्ट जो प्रदेश पे आता है, वो आज के दिन जब हमने 12 रुपए को दोनों को बराबर कर कर इशू किया है, तो लगभग 250 करोड़ रुपए हमारे एक्सचेकर पर आया है। मैं 250 करोड़ को पर लीटर मल्टीप्लाई करूं और उसका इम्पैक्ट निकाल कर देखूं, तो फिर 7 रुपए और 2 रुपए ही आता है। वो शायद जब प्रदेश में मंत्री रहे तो कभी उनने एक्साइज नहीं देखा कि उनको ये नंबर्स पता। हमारे यहाँ पर सेंटर की तरह कोई फिक्स ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं है कि केंद्र 2 रुपए 4 रुपए, हम परसेंटाइल पे चलते हैं और हमें परसेंटेज कम करनी पड़ी, चाहे वो 1.8% और 1.6% करनी पड़ी। अगर हमने 1.6 और 1.8% कम करी है तो उसका आमजन को लाभ 7 रुपए और 2 रुपए, जो कि कुल मिलाकर 12 रुपए प्रति लीटर केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर लाभ दिया। एक ये कोई, क्योंकि माना जा रहा है कि डीजल पे और भी कोई प्रस्तावित है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और भी कमी? आज के दिन तो जो निर्णय केंद्र ने लिया, उसके बाद प्रदेश में हमने तुरंत ये निर्णय लिया कि उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए। दुष्यंत जी, एक निर्णय जरूर कैबिनेट में लिया गया था कि जो एविएशन हब हम हिसार में बना रहे हैं उसको बूस्ट दिया जाए, तो एविएशन फ्यूल पर या एविएशन संबंधित किसी भी यूटिलाइजेशन के फ्यूल पर, जो कि चाहे वो एविएशन स्पोर्ट्स के लिए यूटिलाइज होता हो, चाहे वो MRI के लिए यूटिलाइज होता हो, चाहे हमारी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज होता हो, उसकी जरूर हमने वैट का जो स्ट्रक्चर था, क्योंकि हमारे बड़ा मिनिमम यूटिलाइजेशन थी, क्योंकि प्रदेश का स्वयं खुद का कोई एयरपोर्ट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे रनवेज तो हैं, हिसार हमारा पहला हब बनेगा, तो उसको एक बूस्ट मिले, उसको हमने 21% से घटाकर 1% पे लाने का काम किया कि नए लोग हरियाणा की तरफ देखें और हरियाणा में इन्वेस्ट करें। तो एक खाद को लेकर एक सवाल है कि दुष्यंत जी, खाद की जो जिस तरह से DAP को लेकर तमाम जो सवाल उठे, सरकार की तरफ से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन उस हिसाब से सुधर नहीं पा रही। खाद सर इसी से जुड़ा सवाल सर, ये आज ही कुछ देर पहले ही फतेहाबाद में किसानों ने रोड जाम कर दिया और सरकार लगातार कह रही है खाद की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा, खाद की कमी कोई पहली बार नहीं आई। खाद की कमी ना आज के दिन प्रदेश में है। ऐसे जिलों के अंदर खाद हमने प्रायोरिटी पे भेजी जहाँ सरसों की बुआई हो, जो कि हमारे 8 जिले हैं। और क्योंकि वीट की सोइंग जो है, बिजाई जो है, वो अब शुरू होगी। अगेती की तो जरूर लोगों ने कर दी, मगर पिछेती तो पंजाब में तो दिसंबर मिड तक भी चलती है। उसको देखते हुए हमने बैलेंस किया कि प्रायोरिटी उन जिलों में दी जाए जहां मस्टर्ड सोइंग, क्योंकि इस बार बारिश ज्यादा हुई, लोगों ने मस्टर्ड की बुआई भी इस बार प्रायोरिटी पे अर्ली डेज में करी, क्योंकि उनको पानी नहीं लगाना पड़ा। और उसके साथ साथ जहां अगर 1 बैग DAP की जरूरत थी, तो लोगों ने अपनी पूरी क्रॉप में जितना यूटिलाइज होना है उसको स्टॉप करने का, उठाने का काम किया। जिसके बाद जो रैक्स हमारे जींद में डिलीवर होने थे, कैथल में डिलीवर होने थे, उनको हमने उन डिस्ट्रिक्ट्स की ओर डाइवर्ट किया जहां प्रायोरिटी पे डिमांड थी। धीरे धीरे, क्योंकि अब वीट के लिए भी DAP की डिमांड आ रही है, आज हम उन जिलों की ओर भी हमारे रैक्स डाइवर्ट कर रहे हैं।
जो शेड्यूल हमने केंद्र को लिखकर दिया था और जब जब डिमांड हमने अप्राइज करी थी, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर उनको सप्लाई करनी पड़ती है, जो डिलेज आए थे केंद्र ने उनको भी सुधारने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि अगले 2 से 4 दिन के अंदर अंदर जितनी मात्रा में हमें डीएपी की, यूरिया की, एसएसपी की, एनएपी की जहां जहां डिमांड है उसकी पूरी भरपाई हम कर पाएंगे कि वीट सोइंग के टाइम पे कहीं भी इस तरह की किल्लत हमें देखने को ना मिले। और आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी मैं करना चाहूंगा कि जितनी डिमांड आपके आज प्रोडक्शन के लिए दिखती है उसको फार्मर भी अगर सेग्रीगेट कर कर परचेज करे तो कहीं ना कहीं ये समस्या से पूरे प्रदेश को निजात। सर जी, बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया है अभी, 3 पार्टी आप इकट्ठा थे लेकिन फिर भी अभय चौटाला को हरा नहीं सके और आज वो जा रहे हैं शपथ लेने ट्रैक्टर पर। जो इलाहाबाद का रिजल्ट आया है, मैं ये मानता हूं कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं, जननायक जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की एक जीत है कि लगभग 60,000 वोट हमारे कैंडिडेट ने वहां लेने का काम किया। और ऐसी स्थिति में जहां लोग किसान आंदोलन की बात करते थे, घुसने ना देने की बात करते थे, हमारे साथियों ने घर घर जाकर वोटों की अपील करी। अगर इम्पैक्ट इसका नेगेटिव होता और ये होता कि हमारा कैंडिडेट कमजोर पड़ा तो फिर 60 नहीं 6,000 वोटों पे हमारा कैंडिडेट होता या उसकी ड्यूज वो होती। मैं तो इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे साथियों ने बड़ी अच्छे तरीके से मेहनत करी और जो लोग जीते हैं वो अपनी जीत कैसे बना रहे हैं तो आप सबको पता है। मैं जाऊंगा नहीं, 30,000 से जीतूंगा, इस तरह के दावे करने वाले व्यक्ति को 12,000 वोटों की जीत जनरल इलेक्शन में मिली और बाई इलेक्शन में वो जीत 6500-6700 तक पहुंची। इसका मतलब तमाम साथियों ने जो जोर लगाया उसका नतीजा है कि हम उस मार्जिन को घटा पाए। बिल्कुल कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि जिस कांग्रेस के इतने बड़ी मात्रा में वोट पिछली बार आए थे, इस बार उसका ड्यूज भी वो नहीं बचा पाई, जमानत जब्त हो। मैं तो जरूर इतना बोल सकता हूँ ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, इसका नतीजा इतना पॉजिटिव इलाहाबाद के अंदर। सर बार बार वो ये कह रहे हैं कि टिकरी बॉर्डर जाएंगे, सिंघू बॉर्डर जाएंगे, किसानों ने दोबारा कहा तो दोबारा इस्तीफा दे देंगे। तो इस्तीफा मजाक बना लिया। आज के दिन चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर उस सिटीजन के लिए जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है। और कहीं ना कहीं इस तरह की बात करनी ये अपने आप में दर्शाता है, जो मैं आज से नहीं 3 साल से कह रहा हूं कि वो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। आपने तारीफ तो की अपनी वोटिंग को लेकर, लेकिन इसका दूसरा पक्ष राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सरकार थी, जेजेपी थी और हलोपा भी उसके साथ थी, रणजीत सिंह चौटाला जी भी उसके साथ थे। उसके बावजूद भी किला तो अभेद रहा। गढ़ किले कमजोर तो हुए, आप तो कह रहे हैं अभेद रहा, मगर 12,000 से 6,500 पे आ गए। और ये तो समय की बात है, तो 6,500 भी गिरने का काम करे। सर गठबंधन सरकार को मुआवजा वाली कमेटी बनाई है, ये जो अभी फसल जिनकी आप गिरदावरी करवा रहे थे, जिनकी 15 अक्टूबर तक इसका सारे का रिव्यू करेगी और अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते में देगी। एक सर किलोई में बंधक बनाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए जिस तरह का घटनाक्रम प्रदेश भर में चल रहा है, मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि अब युवा को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनके भविष्य पे कैसे इस तरह की गतिविधियों से रोक लगे। आज डेवलपमेंट वर्क्स रुक जाते हैं, सरकार की अनाउंसमेंट्स तो नहीं रुकती, सरकार तो अपना काम कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जो आज युवा पढ़ा लिखा है वो पिछले 1 वर्ष से इस तरह की गतिविधि में है और जिसका नुकसान डायरेक्टली उन्हीं को हो रहा है। 1 साल में तो हम उनके लिए कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाकर बैठे। अगर वो आकर रोजगार के संसाधनों में जुड़ना चाहे तो प्रदेश की तरक्की और विकास के अंदर अपनी हिस्सेदारी पूरी तौर पर दे। बीजेपी के एक सांसद का बयान था सर कि आप काट देंगे, उस बयान को आप कैसे देखते हैं राजनीतिक तौर पर?
जो बयान दिया गया किस संदर्भ में दिया गया वो तो मुझे पता नहीं, मगर शब्दावली आदमी को खुद बड़ी सोच समझकर चयन करनी पड़ती है। बहुत से प्रदेश में ऐसे नेता आए हैं जिनने ऐसे टिप्पणियां कर अपनी राजनीतिक करियर को खत्म कर लिया है। और पिछले पास्ट में 5 साल में भी बहुत से ऐसे नेता आए और चले गए। आज उनका कोई भी पब्लिक लेवल पर सपोर्ट नहीं है। और ये कोई हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, देश भर के अंदर राजनीतिक व्यक्ति को या आम व्यक्ति को भी अपने जीवन में शब्दावली सोचकर उपयोग करनी है। परवाना जी, सरकार को सर 5 और 2 साल पहले परवाना जी की सुन लो। My dear young friend, I have a specific question about the by-election in the Assam. जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भले ही इन्होंने by-election जीत लिया, उनकी जीत कम हो, लेकिन जनरल इम्प्रेशन ये है कि बीजेपी और जेजेपी गठजोड़ की तरफ से किसी न किसी शक्ल में कुछ लोगों ने इन्हों की मदद की है, जिसके नतीजे के तौर पर वो चुनाव जीत कर है। काइंडली टेल अस व्हाट इज योर पार्टीज पोजीशन माय डियर सर। परवाना जी, चुनाव इनेलो जीती हो, दिल तो हमारे साथियों ने जीतने का काम किया है, जिस तरह की मेहनत करी। और जहां आप इस तरह की बात कह रहे हैं कि किसी ने मदद करी, किसने साथ दिया, मैं तो पूरी तौर पे इसको खारिज करता हूँ। हमारे एक एक साथी ने दिन रात एक कर मेहनत करी और आज उसका नतीजा है कि जिस सीट पर पिछली बार 45,000 वोट आए थे, इस बार वो 60,000 टच हो। अगर वोट इंक्रीज होता है ऐसे ऐसे गांव में जहां हमारे कैंडिडेट को जाने से रोका जाता था, उन गांव से भी हम जीत कर आते हैं। मैं तो 4 जगह गया और उन चारों जगह हम जीत कर आए। तो ये तो साबित होता है कि जनता का मन से सपोर्ट हमारे पास था और उसी का नतीजा है कि हमें जो वोट मिले, वोट प्रतिशत मिली, उसमें इतनी भारी मात्रा में इजाफा। सही सवाल था। 2 साल आपकी सरकार के हो गए, वो 5 साल जो उन्होंने पिछले बिताए वो 7 साल मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता लोगों को घर जा रहे हैं। क्या जननायक जनता पार्टी भी अपना कोई कार्यक्रम मना रही है? बिल्कुल, हमारा स्थापना दिवस 9 दिसंबर का है और पार्टी के भी 3 साल होने के उपलक्ष्य में ये पिछली स्टेट बॉडी की बैठक में निर्णय लिया गया था। झज्जर के अंदर पार्टी का स्थापना दिवस हम बढ़ाएंगे और इस दौरान अगले 1 माह में, क्योंकि आज से लेकर 1 माह बाद 9 दिसंबर है, 1 माह के अंदर घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को जहाँ निमंत्रण देंगे, वहीं संगठन और सरकार में जितने लाभकारी फैसले आम जन के लिए लिए हैं, उसका भी पूरी तौर पर प्रचार हमारे कार्यकर्ता करें। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।